गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Morning, sir. Yes, sir. ठीक है। लॉ ऑफ पेटेंट में जो चौथी क्राइटेरिया जिसमें मैंने आपको बताया था, इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल, जो कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन डी में है। सेक्शन डी छोटा सा सेक्शन है ना, सेक्शन 4। लेकिन सेक्शन 3 में क्लाज ए से लेकर के क्लाज आपका एल तक जो है, एम एन ओ पी ऐसे करके 15 16 17 क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो उसमें 3A 3B 3C हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है ना। सेक्शन 3D जो है वो अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, और उसके तो मेन और भी उसके बाद में भी दूसरे सेक्शंस पे हैं, लेकिन सेक्शन 3D जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। जानते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे।
ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पीछे से चलते हैं। इन्वेंशन पर्टेनिंग टू नोन सब्सटेंसेस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। इन्वेंशन पर्टेनिंग टू नोन सब्सटेंसेस, और आगे में लिखा हुआ ईटीसी, इसका मतलब और भी कुछ बातें हैं। तो अभी एक आउटलुक हम लोग देखने जा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आउटलुक क्या है सेक्शन 3D में, कि मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू यूजेज, न्यू प्रॉपर्टी ऑफ ए नोन सब्सटेंसेस, ठीक है, मात्र खोज एक नए फॉर्म का, नया इस्तेमाल का, या नए गुण का, कोई ऐसे पदार्थ का जो कि पहले से ही नोन है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। तो सेक्शन 3D जो है, इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये अपने आप में 3 भाग लिए हुए है, और साथ साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सेक्शन है आपका 3D, वो स्टेट करता है, क्या अभी कथित करता है, कि फॉलोइंग्स आर नॉट इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द पेटेंट एक्ट, ठीक है। पहला क्या है, मेयर डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंसेस which does not result in enhancement of the known efficacy of that substance। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि न्यू फॉर्म, ये बहुत संक्षेप में बताया। इसको अगर आप पूरे सेक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कि नोन सब्सटेंसेस का नया फॉर्म का मात्र डिस्कवरी, माने खोज करना, जब तक से न कि उसकी इफिकेसी में किसी तरीके का इन्हांसमेंट आता है, वो पेटेंटेबल नहीं है। इफिकेसी क्या है, इफिकेसी माने उसकी प्रभावता, ठीक है। तो उसकी जो प्रभाव में अगर किसी तरीके की वृद्धि नहीं होती है, तो वो फॉर्म जो किसी नोन पदार्थ का है, वो उसका डिस्कवरी, वो पेटेंटेबल नहीं है। दूसरी बात, मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी या न्यू यूजेज ऑफ नोन सब्सटेंसेस, या द मेयर डिस्कवरी of the mere use of the known process, machine, apparatus, unless such known process result in a new product or employ at least one new reactant, not patentable। मैंने क्या बताया कि फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इन्वेंशन। तो ये देख लिया था आपने न्यू फॉर्म वाला, ये रहा। प्रॉपर्टी वाला देख लीजिए, मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी,
और न्यू यूज, ये न्यू यूज फॉर ए नोन सब्सटेंसेस, दिस इज नॉट पेटेंटेबल। ठीक है। तीसरा, द मेयर डिस्कवरी ऑफ मेयर यूज ऑफ नोन प्रोसेस, मेयर यूज ऑफ नोन प्रोसेस या मशीन या apparatus unless such known process result in a new product or employ at least one new reactant। डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 3D में आप उसको एक बार देख लीजिए। अभी हम लोग सरसरी तौर से देख रहे हैं सेक्शन 3D को। एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास, क्लास बने यह सेक्शन पूरा का पूरा 3D, जो साल्ट होता है, ईस्टर्स होता है, ईथर्स होता है, पॉलीमॉर्फ्स होता है, प्योर फॉर्म होता है, पर्टिकुलर साइज होता है, आइसोमर होता है, मिक्सचर्स ऑफ आइसोमर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कॉम्बाइनेशंस एंड एनी अदर डेरिवेटिव्स ऑफ ए नोन सब्सटेंसेस का, ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये नॉन सब्सटेंसेस के, चाहे मिक्सचर हो, चाहे पर्टिकुलर साइज के हो, चाहे साल्ट हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे उसी के ईथर्स हो, पॉलीमर्स हो, ये सब को मान लिया जाएगा कि ये वही सब्सटेंसेस हैं, कोई भिन्न सब्सटेंसेस नहीं है। अनलेस, लेकिन क्वालिफिकेशन भी मतलब प्रोवाइडेड करके भी दिया गया है कि अनलेस दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टी विथ रिगार्ड टू द एफिकेसी। लेकिन अगर ये आइसोमर्स जो हैं इस तरीके से हैं कि ये आइसोमर्स, इनके जो मूल पदार्थ हैं वो उस मूल पदार्थ से इतना डिफरेंट हैं कि इनके इफिकेसी में, मतलब इनकी जो इफिकेसी मैंने की क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है ना, वो कार्य क्षमता के दृष्टिकोण से वो डिफरेंट हैं, माने उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी है। अगर है तो ये मान लेंगे कि ये डिफर करते हैं मूल पदार्थ से। अगर नहीं करते हैं, इनकी कार्य क्षमता में कोई भिन्नता नहीं होती है, जैसा कार्य क्षमता पहले था तो आइसोमर्स की भी कार्य क्षमता वो लगभग वही है, तो समझ लिया जाएगा कि आइसोमर्स वगैरह जो हैं वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये इस पेटेंटेबिलिटी के दो प्रकार की अपवाद की बात करता है। दिस सेक्शन इनवाइजेज टू टाइप ऑफ द एक्सेप्शंस टू द पेटेंटेबिलिटी। आप इसको कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सेप्शन, और दूसरा कह सकते हैं कि कंडीशनल एक्सेप्शन, है ना। जो सबसे पहला वाला था और जो तीसरा वाला एंड थर्ड पार्ट कंटेन ए कंडीशनल एक्सेप्शन टू द पेटेंटेबिलिटी। कैसे, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्या था, द मेयर डिस्कवरी और न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंसेस विच, ये देखिए, विच डज नॉट रिजल्ट इन द इनहांसमेंट ऑफ द नोन एफिकेसी ऑफ दैट सब्सटेंसेस। और तीसरा वाला क्या था, the mere discovery of mere use of known process, machine or apparatus unless such known process result in a new product or employ at least one new reactant। तो इन्हीं पहला और तीसरा को कहा जा रहा है ये कंडीशनल एक्सेप्शन है पेटेंटेबिलिटी का। मतलब ये कि द एक्सेप्शंस जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे जब सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो, जो कि उसमें दिए गए हैं, वो मीट कर लिए जाएंगे। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, आपने देखा होगा कि उसमें कोई अनलेस वगैरह नहीं लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट हाउएवर encompasses an absolute exceptions to the patentability। फर्स्ट पार्ट क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 3D
एंड जो एक्सेप्शंस है क्रिएट एन रिवर्टेबल प्रिजम्पशंस। वो क्या कि discovery of new form of known substances will be regarded as the same substances unless the applicant is able to show that the new form differs significantly in property with regard to efficacy. And if the Patent Act were to allow for a new form of known substances without conditional clause on efficacy, तो इसका ये मतलब होगा कि novelty of the invention जो है will lie in its form। तो इस तरीके की जो प्रोविजंस हैं वो अनिश्चित प्रभाव डालेंगे फिर केमिकल्स में और फार्मास्यूटिकल्स में, है ना? तो ए फील्ड इन व्हिच द ऑब्टेनिंग न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स कैन बी अचीव्ड विद द कंज्यूमेट केस। तो इस तरीके से द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेंशन टू हैव द नोवेल्टी ऑफ द इफेक्ट इंक्रीज इन द नोन एफिकेसी may be viewed as a reasonable requirement। अगर न्यू फॉर्म को अगर मान लेंगे कि ये जो है ठीक है, तब तो किसी भी कंपाउंड के केमिकल कंपाउंड को न जाने अनगिनत है मतलब कितने मतलब अ, हर फॉर्म को मान लिया जाएगा कि ये डिफरेंट है, तब तो चल चुका। मान लो कि कोई 5 mg का कंपाउंड लेके आता है, मैंने छोटा-छोटा कंपाउंड की साइज आप देख लीजिए, किसी पार्टिकल की साइज होती है बहुत माइक्रो मिलीमीटर, है ना? कोई थोड़ा-सा वेरिएशन कर दिया उसके साइज में पार्टिकल के, कोई तीसरा और ज़्यादा वेरिएशन कर देना। अगर इनके साइज से इनके कार्य क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब कि तब इनको डिफरेंट मानना ये बेवकूफ़ी है, ये रीज़नेबल नहीं है। लेकिन इनकी साइज क्या है? साइज भी एक तरह का फॉर्म का एक रूप है, जैसे इसमें। इनके आइसोमर्स, इनके कॉम्प्लेक्सिटीज़, अगर प्रभाव डालते हैं, तब तो अच्छा है, अगर नहीं डालते हैं तो फिर ये कार्य क्षमता में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है, तो फिर ऐसे को डिफरेंट मान करके पेटेंट ग्रांट करना रीजनेबल नहीं। फिर नोवेलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा इसमें। तो दिस रीजनेबल रिक्वायरमेंट जो है is visible on the close reading of this part. One can see that this part import all the three prerequisites of the patentability in a single clause. पहला, the first part states that the new implying novelty, form of the known implying obviousness substances, which does not result in the enhancement of the known efficacy, implying industrial application, shall not be regarded as invention under the Patent Act। ठीक है। इफिकेसी के बारे में जानिए। efficacy may be shown improved effect in comparison with the original substances through objective scientific evidence।
कैसे? एग्जाम्पल के रूप में, इफ existence of the calcium in carbonate form is well known, so discovery of its existence in sulfate form would not merit patent grant unless calcium grant in sulfate form has an improved effect when compared to the carbonate form. ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि इफिकेसी का इम्प्रूव इफेक्ट समझा जाएगा ओरिजिनल सब्सटेंसेस की तुलना में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एविडेंस के जरिए। यदि एग्जिस्टेंस ऑफ कैल्शियम इन कार्बोनेट फॉर्म इज वेल नोन, आप लोग जानते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहले से अच्छे से जानते हैं लोग। तो डिस्कवरी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इन सल्फेट फॉर्म CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, तो ये कैल्शियम का जो सल्फेट फॉर्म है, ये ये इसमें कोई मेरिट नहीं होगी और इसलिए पेटेंट ग्रांट नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल ये साबित हो जाए कि कैल्शियम इन सल्फेट फॉर्म का जो इफेक्ट होता है वो इम्प्रूव्ड इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया द फाइंडिंग ऑफ द IPAT, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और ये कहा कि in order that a drug be patented, it must demonstrate an improvement in its therapeutic effect of curative properties compared to the old form। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उस ड्रग को कि ये ओल्ड फॉर्म के कंपैरिजन में जो है क्या है कि उसमें इम्प्रूवमेंट है इन इट्स थ्योरेपेटिक इफेक्ट ऑफ क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज। थ्योरेपेटिक इफेक्ट का मतलब जो रोग होता है उस रोग को ठीक करने का जो गुण होता है, ठीक है, उस गुण उस गुण में क्या प्रभाव वो है ना, तो उससे रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट इन इट्स थ्योरेपेटिक इफेक्ट। तो पहले जो ओल्ड फॉर्म रहा होगा उस ड्रग का, उसका जो थ्योरेपेटिक इफेक्ट रहा होगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। तो इम्प्रूवमेंट करने से क्या उस ओल्ड ड्रग का थ्योरेपेटिक इफेक्ट जो नया उसमें जो हम लेके आए हैं उसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो उसका थ्योरेपेटिक इफेक्ट इंक्रीज किया गया है कि नहीं किया गया। केस के जरिए समझिए, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट इमेनेटिव मिसाइलेट as was proposed by the Novartis to be patented in India was only the improved version of already patented compound emanative in its free base form and hence failed in the test of patentability requirement under the section 21 J, J, A, L and section 3D, that is novelty, inventive step and efficacy। मतलब यहाँ पर यह है कि नोवार्टिस का एक प्रोडक्ट था इमेनेटिव,
फ्री, ये बेस फ्री था, ये बेस फ्री फॉर्म था और वो पहले से जो है क्या करते हैं कि नोन था। बाद में नोवार्टिस कंपनी ने क्या किया कि इमेनेटिव मिसाइलेट जो है एक मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव किया अपने ओल्ड वर्जन में, और इमेनेटिव मिसाइलेट को कहा और उसको प्रपोज किया कि ये एक नया कंपाउंड है और इसको पेटेंट होना चाहिए, और ये इमेनेटिव मिसाइलेट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो कुछ नहीं है, ये पहले से पेटेंटेड ड्रग इमेनेटिव का, इमेनेटिव इन फ्री बेस फॉर्म, उसी का ये इम्प्रूव्ड वर्जन, और इसमें किसी तरीके का इफिकेसी जो है वो नहीं है। ठीक है, और ये भी माना कोर्ट ने, ये चूंकि अगर ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है तो उस इम्प्रूव्ड फॉर्म को भी अगर इन्वेंशन मान लिया जाए तो फिर इन्वेंशन की वो जो सारी क्राइटेरिया है उसमें नोवेलिटी स्टेप, अरे नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी और सेक्शन 3 में जितनी भी क्लाजेज हैं उन सबको पूरा करना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो कोर्ट मेड अस क्लियर दैट द टर्म coined in section 3D माने इन्हांसमेंट ऑफ द नोन एफिकेसी, वो कहा कि इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड पेटेंट इज ए केमिकल कंपाउंड, तो स्पेसिफिकली द फार्मास्यूटिकल वंस, इट मींस द थ्योरेपेटिक एफिकेसी। तो ठीक है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में उस इफिकेसी को हम लोग थ्योरेपेटिक इफिकेसी कहते हैं। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया, क्योंकि एक सवाल ये आएगा कि सर ये जो है इफिशियंट है, कहेंगे ना पहले से मैंने मैंने कि वो पहले से इफिशियंट है, तो भाई अब सवाल ये हो जाएगा कि किस संबंध में इफिशियंट है। इफिकेसी भी अगर पहले से इफिकेसी, तो क्या, तो पता चला कि पहले जो दवा था वो लाल रंग का था, अब देखिए सर पीला रंग का बड़ा अच्छा सा देखने में लग रहा है। अच्छा, तो लाल से अब पीला हो गया, तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि वो इफिकेसी इंक्रीज कर गई। भाई इफिकेसी तो चेंजिंग हुई है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पहले आप उसको जो है टैबलेट फॉर्म में लेते थे, अब जो है आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, अब जो वो दवा है अब वो जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में आ गया, तो इंजेक्शन फॉर्म आने से जो है इफिकेसी बढ़ गई। क्या ये इफिकेसी होती है? इस तरह का सवाल जो है कोर्ट के पास में इफिकेसी को लेकर के सवाल आया कि साहब इफिकेसी ठीक है, इफिकेसी से मतलब क्या है यहाँ पर। तो कोर्ट ने वही स्पष्ट किया यहाँ पर कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज पेटेंट जो है वो केमिकल कंपाउंड है, अगर वो केमिकल कंपाउंड खास तौर से फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो इफिकेसी का मतलब ये हुआ कि थ्योरेपेटिक इफिकेसी, मतलब वो रोग के उपचार में वो कितना इफिशियंसी उसका बढ़ रहा है, रोग के उपचार में। अगर टैबलेट फॉर्म, टैबलेट फॉर्म पहले है, और टैबलेट फॉर्म में अगर उस कंपाउंड जो सर्व किया जाता था दवाई पे, मान लीजिए मिथाइल आइसोलेट सी है यहाँ पर जो भी है ना, तो वो अगर कोई खाता था तो वो केवल शरीर जो है उसका 50% ही एब्जॉर्ब कर पाता था, लेकिन उसमें जब इम्प्रूव्ड किया तो शरीर जो है वो उसका टैबलेट को 80% एब्जॉर्ब करने लगा। अगर
हाँ, तो आप यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें थ्योरेटिक एफिकेसी है। क्यों एफिकेसी है थ्योरेटिक एफिकेसी? क्योंकि पहले वो 50% ऑब्जर्व करता था शरीर, वो टैबलेट जो कंपाउंड है, अब शरीर जो है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन से 80% जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो it read with the explanation section 3D, it does not mean the mere increase in the physical chemical properties. तो इफिकेसी का मतलब केवल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के इंक्रीज से नहीं है, दैट इज मोर बेनिफिशियल फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, लोअर हाइग्रोसिटिविटी. The judgment has been most welcome both inside and the outside the country, for it has made possible the supply of the cheap drug to patients suffering from the cancer, and for it made it possible to prevent them from being looted by the purchasing patented drug in price manifold of what the Indian company were providing them from the generic version of that drug. इसके पीछे का कहानी आप लोग जानेंगे तो आप बड़ा इंटरेस्ट आपको बहुत आपको मतलब अच्छा लगेगा जान करके. 2005 के पहले यहाँ की इंडस्ट्रीज को ये पावर थी, कानून था कि वो जो है वो जेनेरिक दवा बना सकते थे. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो उसका जेनेरिक मैंने इम्यूनेटिव मिसाइलेट जो उसका बेस फॉर्म था उसका वो बना रहे थे. वो कैंसर में मतलब ट्रीटमेंट में काम आता था, और यहाँ से सप्लाई होती थी साउथ अफ्रीका के कंट्री को और बड़े बड़े देशों में, कई देशों में, यहाँ पे ब्राजील को, इंडोनेशिया को, अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ तक कि अमेरिका, अमेरिका उसको भी. और ये जो स्विस कंपनी फार्मा कंपनी थी वहां भी. तो इंडियन का जो जेनेरिक वर्जन था वो काफी सस्ता था और कैंसर के ट्रीटमेंट में सहायक होता था. लेकिन जो स्विस फार्मा कंपनी थी यहाँ पर, नोवारेटिस, उसने जो है उसका जो इम्प्रूव किया उसमें मिसाइलेट बना करके, इम्यूनेटिव मिसाइलेट जो उसने बनाया, और फिर उस पे हल्का, वो पुराना कुछ नहीं था, वो पहले वाले का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन था, और इफिकेसी उसमें कुछ थी नहीं, और उसका वो पेटेंट कराने के लिए चला गया. तो पेटेंट ग्रांट का मतलब ये हुआ कि अगर उसको पेटेंट ग्रांट कर दी जाती तो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फिर वो उस टैबलेट को नहीं बना सकती थी. तो हिंदुस्तान में बहुत सारे जो है एनजीओज और जो फॉरेन देश में बड़े बड़े एनजीओज और बहुत बड़े 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 कंट्रीज, उनकी प्रेशर था इंडियंस पे, और यहाँ के कोर्ट पे बड़ा प्रेशर था कि साहब इसको पेटेंट ग्रांट नहीं होना चाहिए. और ये चैलेंज था एक तरीके का इंडियन मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि किया क्या जाए. और सेक्शन 3D में सब उसमें जो है लाया गया सेक्शन 3D, और उसको इस ढंग से जो है ड्राफ्ट किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया कि न्यू फॉर्म, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू यूजेज ऑफ द नोन सब्सटेंसेस, अगर उससे उसकी इफिकेसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो फिर वो पेटेंट ग्रांट नहीं होगी. और फिर एग्जाम्पल्स भी दे करके बताया गया कि स्टर्स हो गए, आइसोमर्स हो गए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो हैं, अनलेस अगर उनके फॉर्म में जो है अगर कोई नहीं होता है तो वो मान लिया जाएगा कि दिस इज सेम फॉर्म, उस एक ही वही पदार्थ है जो ओरिजिनल. तो जब ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत सारी बधाइयां जो हैं क्या करते हैं कि इंडियंस को दी गई, क्योंकि ये संभव नहीं था, क्योंकि इनका अगर ये पेटेंटेड वर्जन का इनका जो टैबलेट था वो इतनी कॉस्टली था
कि सबके बस की बात नहीं थी और लोग को भाई कैंसर के इलाज के लिए इतना पैसा कहाँ से आया। सेकंड पार्ट क्या है? impose a complete ban on the patenting any new property or new usage of the known substances। तो पहला और तीसरा को मैंने बताया था कि वो कंडीशनल है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। और ये क्या करता है? इट इम्पोज ए कंप्लीट बैन ऑन पेटेंटिंग एनी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ द नोन सब्सटेंसेस। पहले से कोई सब्सटेंसेस है, वो लोग जानते हैं उसका उसका कोई नया प्रॉपर्टी या उसका कोई नया इस्तेमाल। अब इसमें कोई कंडीशन इंडीशन नहीं है कि नया इस्तेमाल या नया प्रॉपर्टी से उसका अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है, इफिकेसी में इम्प्रूवमेंट होता है तो वो ठीक है, चलिए उसको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ साफ साफ कह दिया गया नॉन सब्सटेंसेस का न्यू प्रॉपर्टी या न्यू यूजेज पेटेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। तो इट स्टेट्स द mere discovery of any new property or new usage for known substances is not an invention। इसका मतलब हुआ कि साफ साफ ये इन्वेंशन नहीं है। On close reading, this part include two types of the ban on the patent grant। पहला, mere discovery of any new property of known substances, और दूसरा mere use for a known substance। तो इसको देख लेते हैं। पहला, न्यू प्रॉपर्टी ऑफ ए नोन सब्सटेंसेस। Accordingly, discovery of any new property of known substances is not regarded as invention for the purpose of the Patent Act, and this provision pertain to the prohibition of the selection patent। तो ये इस तरह का जो प्रोविजंस हैं, वास्तव में अगर इनका संबंध क्या है, इनका संबंध अगर देखेंगे पेटेंट से रिलेटेड तो पाएंगे कि ये जो प्रोविजन है, इट प्रोहिबिट सिलेक्शन पेटेंट। सिलेक्शन पेटेंट, अब ये सिलेक्शन पेटेंट क्या होता है? सिलेक्शन पेटेंट जो होता है आर द पेटेंट विच क्लेम particular compound to be individually new but which fall within an earlier disclosure of a broader group of a compound for which the protection is already claimed। Okay? In its invention, in it, invention is based on selection of a particular compound or a relatively small group of the compound from a larger group previously disclosed in broad terms। And selection patent जो है, it was developed in response to particular problem that arose in certain field like chemistry, where the researcher may discover that a particular combination of a molecule may produce a particular result, and once a particular result is identified, the researcher extrapolate from the initial discovery to assert that the same quality will be produced by a range of the variant or homologous, and this is regarded as generic disclosure, where the researcher would disclose a very broad range or class of the compound, and when the later discovery shows that the sum of the compound outlined in the generic disclosure have particular advantage or uses other than what originally discovered, the issue arises whether such discovery could qualify for a separate patent। इतनी सारी बातें मैंने कहा, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, एक कंपाउंड, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके। एक एग्जाम्पल है CN-2 H N+1
ओ एन। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये कंपाउंड है, उसका एक फार्मूला है CN-2 HN+1 O, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अब N का कोई भी आप इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए, मान लीजिए N=10 है, तो ये कितना हो जाएगा C8, और ये हो जाएगा H11 और O10। तो ये किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इस तरह का कंपाउंड, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को वो उसने अध्ययन किया था, और ये इस तरह का जो है ये पहले से नोन है। इसकी एक जनरल प्रॉपर्टी वो भी नोन है। अब किसी व्यक्ति ने क्या है कि अब इन इनमें से n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख करके जो है वो अध्ययन करता है, और पाता है कि कोई एक इसमें से n का, मान लीजिए कि अगर n=15 पर फिट करके अगर हम वो कंपाउंड पाते हैं, तो वो n15 पर अगर कंपाउंड जो पाते हैं तो ये कितना हो जाएगा N13, अरे ये हो जाएगा C13 और H16 O15। वो पाता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है, अब ये देखिए ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, ये इसी ग्रुप से निकला है। और ये कहना है कि ये जब हम N=15 न करके जो कंपाउंड प्राप्त करते हैं वो बहुत ही स्पेशल कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन, ये जो सेक्शन है, ये इसका जो क्लास सेकंड पार्ट है, इस तरीके की जो क्लेम है इसको वो प्रोहिबिट करता है। Selection patent are patent which claim particular compound to be individually new, but which fall within the earlier disclosure of a broader group of the compound for which the protection is already claimed. So in it, invention is based on a selection of a particular compound or a relatively small group of compound from a larger group previously disclosed. In broad term, तो उसी को लेके कहा जा रहा है। आईजी फार्बन इंडस्ट्रीज एजी पेटेंट में ऑडिटर जनरल ऑफ द पेटेंट ने इलुसिडेटेड किया इस केस में कि फॉर ए सिलेक्शन पेटेंट टू बी वैलिड, द सिलेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन सम सब्सटेंशियल एडवांटेज टू बी सिक्योर्ड बाय द यूज ऑफ द सेलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरा, द होल ऑफ द सेलेक्टेड मेंबर मस्ट परचेज द एडवांटेजेस इन क्वेश्चन। जाने दीजिए आप लोग इसको, सिलेक्शन पेटेंट क्या होता है उतने तक ही अपने आप को सीमित रखिए, और उसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है।
ये जो केस है इसको देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये जो केस था, केस क्या था आपका, आईजी फार्बन इंडस्ट्रीज एजीज पेटेंट। इस केस में द पेटेंट फॉर ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन एजो एंड एरोमेटिक डाई स्टफ claimed by the IG Faber Industries was challenged, को चैलेंज किया, और ये चैलेंज बाय ए रिवोकेशन एप्लीकेशन के जरिए किया गया। मतलब पेटेंट पोस्ट ग्रांट हो चुकी थी, हाई कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया था कि इसको जो ग्रांट हुआ है वो गलत हुआ है और इसको रिवोक कर दिया जाए। तो उसके लिए रिवोकेशन पिटीशन जो है लगाया गया था, ठीक है ना। तो क्या ग्राउंड था रिवोकेशन क्लेम करने का, कि इसमें नोवेलिटी नहीं, ऑन द ग्राउंड ऑफ द लैक ऑफ नोवेलिटी, इस अर्थ में कि जो प्रायर डिस्क्लोजर था इन द एक्सपायर्ड पेटेंट रिवील्ड इन द इन्वेंशन, ये जो इन्वेंशन है वास्तव में, जो ये क्लेम किया जा रहा है इन्वेंशन, ये किसी अन्य इन्वेंशन का वो एक्सपायर हो चुका है ना। तो कोई इन्वेंशन अगर पेटेंटेड है, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, और किसी व्यक्ति ने उसी को जो है क्लेम किया है। तो यहाँ पर जो अप्लीकेंट है वो ये चाह रहा था कि इसमें किसी तरीके का नोवेलिटी नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। इसमें जो इन्वेंशन की बात कर रहा है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, पब्लिक डोमेन में है, किसी दूसरे पेटेंट का पर ये बेस्ड है, वो जो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। तो पेटेंटी जो है था इस केस में, उसने ये बचाव लिया कि जो डिस्क्लोजर मेड इन द अर्लियर पेटेंट revealed millions of combination of the dyes। इसको बचाव में कहा कि जो पुराना पेटेंट का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये उसी पर बेस्ड है, तो वो पुराना पेटेंट जो है वो इस मैंने बहुत सारी उस कंपाउंड की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में रिवील करता है, मैंने डिस्क्लोजर करता है। जबकि मैं जिसके लिए अप्लाई किया हूं वो एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप है, द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द डाइज है ये सेलेक्टेड, और ये इसको पेटेंटी ने सेलेक्ट किया। मतलब उसने एग्जाम्पल में मैंने बताया कि वो एन के तो बहुत सारे हो सकते हैं, वन से लेकर के 100 तक या जितना मर्जी, लेकिन हमने एक स्पेशल उसमें से सेलेक्ट किया है एन का 8 रख करके या 10 रख करके, और उसको सेलेक्ट करके हमने जो है ये पाया है। और है ना, तो ये मेरा जो बहुत पर्टिकुलर है नेचर का जो है वो डाई है। तो कर्टेन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी, और इस तरीके से पर्टिकुलर होने के कारण वो पहले से नोन नहीं है, उसका ये कहना है। लेकिन कोर्ट ने अप्लाई किया इस रूल को सिलेक्शन पेटेंट का, और ये कंक्लूड किया कि ये जो पेटेंट उसको ग्रांट हुआ था वो अपने आप में इनवैलिड। तो सिलेक्शन पेटेंट जो होता है, इट में इन्वॉल्व सिलेक्शन फ्रॉम ए स्मॉल क्लास, सिलेक्शन फ्रॉम ए पेटेंट डिस्क्लोजर, selection from optical isomers, and selection from overlapping groups. Selection patent may also be made with regard to discovery of a new substances, new usage of for old substances, and new purposes for old substances used in an old way. It may be claimed with regard to the known product or known process. So section 3D through para second made us clear that
selection patent claiming a new property or new usage will not be allowed. Selection patent may be allowed if it satisfies the condition stipulated in the first part of the section 3D of the Patent Act, and the selection patent should show that the new form of a known substances result in enhancement of the known effect. सिलेक्शन पेटेंट जो है वो हो सकता है अलाउड अगर वो जो सेक्शन 3D में जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात मैं कर रहा हूं तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में बिलोंग करता है तो, लेकिन अगर वो सेकंड पार्ट में बिलोंग करता है, सेकंड पार्ट क्या करता है कि न्यू यूजेज और न्यू प्रॉपर्टी ऑफ ऑलरेडी नोन सब्सटेंसेस अगर है तो ये पेटेंट ग्रांट नहीं की होगी। इसको छोड़ करके बाकी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में सिलेक्शन पेटेंट अलाउड है। न्यू यूजेज ऑफ नोन सब्सटेंसेस देख लीजिए ये क्या होता है। सेकंड पार्ट स्टेट दैट द डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू यूजेज ऑफ द नोन सब्सटेंसेस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज इन्वेंशन फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, एंड दिस पार्ट is directly related to claiming novelty of the use by Swiss form of the claim। तो इसका संबंध जो है स्विस फॉर्म ऑफ द क्लेम से। स्विस फॉर्म ऑफ द क्लेम क्या है? इट इज ए क्लेम टू द यूज ऑफ ए नोन फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन in which the compound exhibit the previously unknown therapeutic activity। कंपाउंड वही है ना, जो पहले था, लेकिन पहला के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी कि इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। उसके 5 यूजेज थे, वही जानकारी में आए थे। बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा लोगों मैंने इन्वेंटर को पता चला उसके है ना कि इसके एक और भी यूज है, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा हेर फेर किया और फिर बाद में दावा करने लगा कि ये देखिए जो है ये नया यूज है इसका। तो इस तरह का जो क्लेमिंग है जिसको कहते हैं कि स्विस फॉर्म ऑफ द क्लेमिंग। तो द क्लेम इज सो ड्राफ्टेड as to cover the discovery of a subsequent medical use of the known substances। Subsequent medical use। The commonly cited example जो है it involve the well known analgesic aspirin। Aspirin जो था it was introduced as a painkiller, but later research established that the aspirin had blood thinning property। ब्लड को पतला करने की प्रॉपर्टी भी बाद में पता चला रिसर्च से इसके अंदर में है। विच कुड बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लड क्लॉट। तो एस्पिरिन का इस्तेमाल फिर ब्लड को क्लॉटिंग को रोकने में किया जा सकता है, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द स्ट्रोक। और इस तरीके से जो स्ट्रोक जो आता है उसको उसको रोकने में यह सहायक है। ठीक है ना। तो पेटेंट एक्ट रिक्वायर द नोवेलिटी पर से। It does not allow for the novelty of the use। The Act does not contain any provision which allow for the novelty of the usage। जबकि law of the patent of the country like UK have relaxed the novelty requirement of the usage, the law of the patent of India remained the same as it was earlier in the law of the UK। Patent law traditionally refused to recognize the discovery of new advantages of an old thing used in an old way as being novel। India continued to follow the traditional position of not allowing the new uses for known substance। Novelty, in the manner in which the concept is understood under the Act, is confined to novel product and process। It does not envisage novelty of the usage or purposes of already known substances। तो इस तरीके से by prohibiting the new usage of the known substances, the Act does not violate the provisions of the TRIPS।
इट इज साइलेंट, क्योंकि ट्रिप्स जो है इट इज साइलेंट ऑन द नोवेलिटी ऑफ फॉर द पर्पज और द यूज, एंड द साइलेंस गिव्स स्पेस टू बी फिल्ड बाय द लोकल लॉ. But where the local law is also silent, the traditional understanding of the novelty will be inferred. Novelty of the use cannot be implied in the absence of an express legislative provision allowing for the same. तीसरा पार्ट जो है सेक्शन 3D में वो ये है, थर्ड पार्ट of the section 3D contain a conditional exception to the patentability. It pertain to process patent. वो क्या है? द मेयर डिस्कवरी ऑफ द मेयर यूजेज ऑफ द नोन प्रोसेस मशीन और apparatus unless such known process result in new product or employ at least one new reactant. कल लास्ट लेक्चर लेंगे लॉ ऑफ पेटेंट पर, इसी समय पर 10 बजे. आप लोग बने रहिए. आज के इस लेक्चर में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को कोई डाउट है? नहीं है. चलिए मैं एक एक करके अटेंडेंस बोलता हूँ. आर्या गुरुद्वान, सुन रहे हैं? आदित्य रथ, अजीत यादव, प्रेजेंट सर. अजीत यादव, अखिलेश जोल्हे, अंकिता गौराहा, अनु पटेल, आर्यन राठौर. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट अनु बोलने अनु के, पटेल present. प्रेजेंट रहने के बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही काउंट कर रहा हूँ. जिसका मैं नहीं जी सर. बोलूंगा आप वो बोलेंगे. आर्यन राठौर, आस्था शर्मा, चित्रेशा कुरे, दागेश्वरी, दिव्यांशी, ध्रुव, एकता गिरी, एकता कुमारी, गार्गी जोशी, गार्गी सिंह ठाकुर, कमलेश पटेल, खिलेंद्र साहू, खुशी तिवारी, कुणाल साहू, लीना हुरे, मनीष कुमार चंद्र, मेघा, नम्रता सिंह, नीतू सिदार, नेहा पटेल, नेहा साहू, निकेत सिन्हा, निखिल यादव, निशा जांगड़े, पलस झा, प्रगति शुक्ला, प्राकृति सोनी, प्रांजलि सोनी, प्रयाग साहू, प्रिंसी जोसफ, प्रियंका जोमौरिया, राजेंद्र पटेल, राजेंद्र साहू, रसी, सरोजनी, श्रेयांश, श्रीनिधि, शुभम, प्रेजेंट सर. हाँ ठीक है, शुभम मिश्रा, स्मृति पांडे, सुरेखा, स्वाति कुमारी, टिकेश्वरी, पिंकल, उमेश्वर, वैभव, विदिशा, विमल, विशाल, वागेंद्र. किसी का नाम है जो मैंने नहीं लिया? सर प्रज्ञा शुक्ला सर. ठीक है, प्रज्ञा. मैं प्रांजलि सोनी. ठीक है प्रांजलि. तो ठीक है, कल फिर इसी समय मिलते हैं 10 बजे. ठीक है, कल लास्ट लेक्चर होगा पे लॉ ऑफ पेटेंट पर. थैंक यू. आप लोग लीव कर सकते हैं.